Hello friends, welcome to RBT Learning Channel. Very good evening. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेक्शन 13 तक कंप्लीट किया था. सेक्शन 13 जो था वो था प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे LOS और LOR दोनों में से कोई आउटसाइड इंडिया में है तो वो कंसेप्ट हम लोग ने कंप्लीट किया था. अभी इस वीडियो में हम लोग बाकी के सेक्शन जो हैं IGST एक्ट के वो कंप्लीट करने वाले हैं. ये आज IGST एक्ट का लास्ट वीडियो है. चलिए देखते हैं सेक्शन 14 क्या है. सेक्शन 14 में दो सिचुएशंस हैं. ये OIDAR सर्विसेज जो हैं उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ये हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में कवर कर चुके हैं. OIDAR सर्विसेज क्या है? OIDAR सर्विसेज थी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, जहाँ पे आपने डिफरेंट सर्विसेज देखी थी. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज थी, उसमें इंक्लूड थी एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, या तो डिजिटल कंटेंट शेयर कर रहे हैं जैसे कि मूवीज़, टीवी शोज़, और दूसरा ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं तो ETC. तो इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ये हम लोग ने कंसेप्ट किया था सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 में. अभी सेक्शन 14 में ये अगर पर्सन जो है वो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर वो आउटसाइड इंडिया में है एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? तो टैक्स जो है वो रेसिपिएंट पे करेगा, बिकॉज रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो RCM कंसीडर किया जाएगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर वो टैक्स पे करेगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में वही था कि अगर सपोज सप्लायर जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी पर्सन को, वो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST एंड सप्लायर जो है वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है GST में, तो उस केस में टैक्स जो है वो पे करेगा रेसिपिएंट. लायबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स विल बी एट द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज. एंड दूसरा केस है कि इफ़ OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आउटसाइड इंडिया में है एंड जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेसिपिएंट को वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि टैक्स कौन पे करेगा? तो टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर पे करेगा. कैसे? बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा GST में. खुद रजिस्टर होगा या कोई पर्सन जो इंडिया में उसके बिहाफ पे सब ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसका अगर सपोज प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में और वो पर्सन को उसने अपॉइंट किया है, कोई पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके थ्रू वो पे रजिस्टर करवा सकता है और पे कर सकता है टैक्स. या तो किसी पर्सन को वो अपॉइंट करेगा ये टैक्स पे करने के लिए. तो ये हो गया सेक्शन 14. नाउ लेट कम्स टू Section 15. What is Section 15? Section 15 relates to refund of IGST paid on supply of goods to tourists leaving India. So basically, understand who is tourist under GST. Tourist means person जो resident नहीं है इंडिया का, that is foreign tourist who comes to India for the purpose of visit and who stays in India for a maximum period of 6 months. तो वो कंसीडर होगा अंडर टूरिस्ट. एंड अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेदर टूरिस्ट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ लीविंग इंडिया. यस, रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया. तो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स पे वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, बट रिफ़ंड इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. एंड कौन सी टैक्स का रिफ़ंड वो क्लेम कर सकता है? वो IGST का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है. ओके, तो ये था रिफ़ंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट लीविंग इंडिया. तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16. सेक्शन 16 इज टॉक अबाउट द रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई. अभी जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या आता है वो देखते हैं. जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट
ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सपोर्ट आ जाएगा, और और है या तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एरिया है वो एक ऑल टुगेदर सेपरेट एरिया है जिसको इंडिया के बाहर की एरिया कंसीडर किया गया है, एंड दिस एरिया इज़ कंसीडर टू बी एट पार एज एक्सपोर्ट, कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग से आउटसाइड इंडिया के, मतलब इंडिया में वो कवर ही नहीं होता है वो एरिया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने का पर्पस यही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया गया इंडिया में, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज एट पार एज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों जीरो रेटेड सप्लाई होंगी। और इसमें दो सिचुएशंस हैं कि पर्सन may supply goods or services or both by executing a bond और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर कोई पर्सन है वो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर रहा है, बट वो उस केस में पेमेंट नहीं कर रहा IGST, एंड ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज GST। तो अनयूटिलाइज ITC सॉरी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो रिफंड क्लेम कर सकता है। और पर्सन अगर वो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है बट वो कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, वो IGST पे कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की वो कलेक्ट कर रहा है IGST सामने रेसिपिएंट से, एंड वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है और उसका ही वो रिफंड क्लेम कर रहा है। तो ये दो केसेस हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, तो उन केस में वो रिफंड क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ये है, यही कंटिन्यू सेक्शन है। In case of refund of tax on inputs used in exports, अभी कोई एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट तो उसके लिए कुछ मटेरियल भी इंपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जो मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनपुट के टाइम पे जो टैक्स पे किया जाता है, डेट इज़ परचेज किए हैं मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग ने कुछ इनपुट्स इंपोर्ट किए हैं। तो परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं और वो मटेरियल हम लोग एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? यस, रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं और रिफ़ंड प्रोवाइड भी होगा, बट रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगा उसके लिए। तो रिफ़ंड एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सपोज़ कन्वेंस जो है वो वेसल है तो उस केस में रिफ़ंड जो हम शिपिंग बिल फाइल किया जाता है। शिपिंग बिल मीन्स कि उसमें जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर, वो वैल्यू जो है गुड्स का या कितनी क्वांटिटी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो और कितनी कौन से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वो सब डिटेल्स इसका एंट्री होता है शिपिंग बिल में। और अगर दूसरी कोई कन्वीनियंस है जैसे कि एयरक्राफ्ट है तो इन केस में ये एक्सपोर्ट बिल फाइल किया जाता है, उसमें ये सब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कितना वैल्यू एंड कितने क्वांटिटी के गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन है वो कंसीडर किया जाता है एज अ रिफंड एप्लीकेशन। तो उस रिफंड एप्लीकेशन के बेसिस पे यू कैन क्लेम रिफंड इन केस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स विच आर यूज्ड इन एक्सपोर्ट्स। तो रिमेनिंग जो 10% है वो अगर कंप्लीट एप्लीकेशन दिया है, कंप्लीट एप्लीकेशन मीन्स कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके साथ वो कंप्लीट एप्लीकेशन कंसीडर होगा, तो उसके विद इन 60 डेज़ में 10% जो टैक्स पे किया है उसका भी रिफंड मिलेगा। और नेक्स्ट इसमें एक और कंसेप्ट है कि an exporter will be required to pay GST in case of goods procured from unregistered person including job worker under RCM। अभी यहाँ पे कि एक्सपोर्टर कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए और सपोज ही इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ some goods and he is manufacturing some goods for which he imported some material, and जो मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है तो जिधर से मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है तो वो पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये एक्सपोर्टर विल पे GST
exporter will pay tax as per the under RCM एज ए रेसिपियन, वो पे करेगा टैक्स। एंड हाउएवर जो इसने टैक्स पे किया है तो उस पे भी वो इनपुट मैंने परचेज करने के टाइम पे उसने टैक्स पे किया है तो वो उसका रिफ़ंड भी क्लेम कर सकता है। एंड जो भी वो जीएसटी पे कर रहा है उसका भी रिफ़ंड क्लेम कर सकता है जब भी वो सप्लाई करेगा, यही एक्सपोर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट, तो उस पर भी वो जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। एक तो वो जब भी वो परचेज कर रहा है उस टाइम पे वो पे उसके ऊपर ही बर्डन आ रहा है टैक्स पे करने का, तो वो टैक्स पे भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। और दूसरा जब भी वो सप्लाई कर रहा है तो उस टाइम पे भी वो टैक्स पे कर रहा है तो वो भी उस टाइम पे जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। तो इसमें कंसेप्ट में वही है, एक बार फिर से देखते हैं। एन एक्सपोर्टर विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी इन केस ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड मीन्स परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, purchased from unregistered person under RCM. However, exporter can avail ITC of GST paid and either utilize the ITC or claim refund of the same। या तो यूटिलाइज करेगा उस ITC को आगे के सप्लाई में, या तो वो रिफ़ंड क्लेम करेगा। तो ये सेक्शन 16 था। और एक कंसेप्ट है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कंसेप्ट क्या है इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज़ मिस्टर ए है, वो मैन्युफैक्चरर है पुणे का और वो गुड्स सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी जो लोकेटेड है मुंबई में एंड ही इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो मिस्टर ए गुड्स सेल कर रहा है 1 लाख के और उस पर वो चार्ज कर रहा है CGST 9% एंड SGST 9%। और उसके बाद मिस्टर बी कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर दैट इज़ मिस्टर सी जो लोकेटेड है सूरत में उसको गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो वो चार्ज कर रहा है IGST कैसे कि डिफरेंट स्टेट है मुंबई एंड मुंबई से सूरत में गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो IGST 18% का चार्ज कर रहा है। तो फाइनली जो कंज्यूमर जो प्राइस पे गुड्स परचेस कर रहा है वो है इस एग्जांपल में 1,53,400। तो मेरा ये एग्जांपल देने का पर्पस यही है कि ITC कैसे क्लेम कर सकता है। तो जब जो मिस्टर बी है उसने सप्लाई करने के टाइम पे मैंने आउटपुट टैक्स मीन्स जब भी वो सप्लाई कर रहा है तो वो जो टैक्स पे किया है वो है ऐसे एग्जांपल में 23,400। और उसमें से जो उसने जब भी परचेज़ किए थे गुड्स तो वो टाइम पे जो परचेस इनपुट टैक्स वो पे कर रहा है वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। डेट इज़ उसका जो परचेज़ के टाइम पे टैक्स उसने पे किया था वो उतना उसको बेनिफिट मिल गया, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट। और बैलेंस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। सेक्शन 19 इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है और इस एक्ट का भी। टैक्स wrongfully collected and paid to central government or state government। तो sometimes it happens that we consider the interstate supply but instead of intrastate supply, like हम लोग IGST चार्ज कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, बट बाद में फिर वो जो होता है वो CGST एंड SGST में कवर होता है। और वाइस वर्सा, जैसे कि CGST एंड SGST पे कर लिया रॉन्गफुली, कलेक्ट किया रिसिपियन से और पे किया गवर्नमेंट को CGST एंड SGST इंस्टेड ऑफ IGST। सो whether refund can be claimed or there is any adjustment in case of tax wrongfully collected and paid to central government or state government. Let's see. Taxable person can claim refund of tax wrongfully paid by him only after the discharge of correct tax। Means first of all उसको जो करेक्ट टैक्स पे करना है पहले उसको वो करेक्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। देन उसने करेक्ट टैक्स पे कर लिया, सपोज CGST एंड SGST करेक्टली पे कर लिया, तो जो IGST का जो रॉन्गफुली अमाउंट है वो GST पोर्टल पे एज ए एक्सेस टैक्स पेड अमाउंट करके शो करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके बाद ही उसको रिफ़ंड मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। और अगर सब वो जो IGST उसने रॉन्गली पे किया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा
और incorrect tax paid reflect on the GST portal as tax paid in excess टैक्स पे किया है उसका रिफंड मिलेगा, बट इस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा टैक्स का आगे, मतलब सपोज यहाँ पे CGST एंड SGST में एडजस्टमेंट हो जाए, वैसे कुछ केस नहीं होगा तो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, बट रिफ़ंड क्लेम करने से पहले हम लोग को टैक्स अमाउंट करेक्टली पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे ही हमारा आज का IGST एक्ट पूरा कंप्लीट होता है, और इस IGST एक्ट की जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। Thank you so much friends, thank you for listening me. That's for the day. Thank you.